विश्लेषणात्मक ज्ञान, आकस्मिक ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान और ज्ञान की सीमाएं, ये सारे के सारे टॉपिक एक तरह से शुरू होते हैं इमैनुअल कांट की फिलोसफी से, और बाद में वो आगे तक जो तार्किक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हुए हैं या जो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी जो वेस्टर्न हुई है, जिसमें लिंग्विस्टिक फिलोसफी आई है, उसमें जो दार्शनिक हुए हैं उनसे संबंधित पूरी यूनिट है। इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ज्ञान, आवश्यक एवं आकस्मिक ज्ञान। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा प्रागनुभविक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, प्रागनुभविक ज्ञान एक तरह से वो ज्ञान होता है जिसको, प्रागनुभविक शब्द से ही स्पष्ट है, जिसको अनुभव की कोई आवश्यकता न हो, तो अनुभव से पूर्व से स्थापित हो, जिसके लिए हम अनुभव लेते हैं, वो ज्ञान प्रागनुभविक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभव से आ जाने वाला ज्ञान है। अब तो समस्याएं खड़ी होती हैं। कौन कौन सी समस्याएं? कि जैसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आधुनिक तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र में प्रागनुभविक और अनुभव ज्ञान प्रतिज्ञप्तियों के रूप में ही स्पष्ट होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ज्ञान और प्रतिज्ञप्ति अलग है या एक है। ज्ञान और प्रतिज्ञप्ति को अलग समझने की भूल हम न करें। ज्ञान और प्रतिज्ञप्ति एक ही चीज है, क्योंकि प्रतिज्ञप्ति कहीं ना कहीं ज्ञान का ही रिप्रेजेंटेशन करती है, तो ज्ञान को ही प्रस्तुत करती है। उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को प्रस्तुत करते हो, प्रतिज्ञप्तियों में ही सम्मिलित होता है। और अगर प्रतिज्ञप्तियों में कोई दोष डाल दिया जाए, कोई गलती कर दी जाए, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जाए जिनका कोई अर्थ ना हो या अर्थ छद्म हो, तो प्रतिज्ञप्ति जो ज्ञान प्रेजेंट करेंगे वो ज्ञान गलत होगा। हम उसे अगर सही समझते हैं तो ये हमारी भाषा की गलती है। जब ज्ञान कहा जाता है अनुभविक ज्ञान या प्राग अनुभविक ज्ञान, तो उस ज्ञान को हमें प्रतिज्ञप्तियों की ज्ञान के सेंस में ही लेना चाहिए। वो प्रतिज्ञप्तियों से, प्रतिज्ञप्तियां ही ज्ञान को प्रेजेंट करती है, तो प्रतिज्ञप्ति ही ज्ञान। तो आपको आपको गूढ़ ज्ञान है, लेकिन आपके पास भाषा नहीं है उस ज्ञान को बताने के लिए, तो आप कैसे कह पाओगे उसे ज्ञान? ज्ञान का तो मतलब ये है कि जो सबके साथ सम्मिलित रूप से बनता हो। आपका इंडिविजुअल ज्ञान ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो आपका मत हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान होने के लिए उसे कम से कम कम्युनिकेशन के सेंस में कामयाब होना चाहिए, सफल होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान जब कहा जाता है तो वो ज्ञान भाषा में ही एक्सप्रेस होता है। भाषा वही, चाहे कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाषा में जो ज्ञान एक्सप्रेस होता है वो किस माध्यम से एक्सप्रेस होता है? वो वाक्यों के माध्यम से एक्सप्रेस होता है। और वाक्यों के माध्यम से अगर वो एक्सप्रेस होता है, कम्युनिकेट होता है, दूसरों तक पहुंचाया जाता है, संप्रेषित होता है, तो वाक्यों के माध्यम से, कौन से वाक्यों के माध्यम से? उन वाक्यों के माध्यम से जो सूचना देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, और वो प्रतिज्ञप्तियां कहलाती हैं सॉरी फिलोसफी में, प्रोपोजिशंस कहलाती हैं। तो ज्ञान का मतलब, और इसका प्रागनुभविक ज्ञान कहो या प्रागनुभविक प्रतिज्ञप्तियां कहो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसी प्रतिज्ञप्तियां जिनकी सत्यता के ज्ञान के लिए हमें उन सारी स्थितियों की वास्तविक छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वे लागू होता है, बल्कि उनमें किए गए शब्दों के व्यवहार से हमें स्पष्ट हो जाए कि वो सत्य है, प्रागनुभविक प्रतिज्ञप्तियां कहलाती हैं। हमें वहां पर किसी अनुभव से उसकी छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दो चीज होती हैं। एक चीज होती है जिसे हम खोजते हैं, तो पहले से है जिसे हम खोजते हैं, केवल खोजते हैं, और खोजने के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि अब ये परमानेंट है, अभी नहीं बदलेगा। और दूसरी चीज वो होती है जिसे हम खोजते हैं या बनाते हैं, और खोजने के बाद वो परिवर्तित होता है, तो बार बार उसे हमें खोजना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ज्ञान है। एक प्रकार का ज्ञान जिसे हम ढूंढते हैं, जो पहले से नेचर में है, जो पहले से उपस्थित है। एक ज्ञान जिसे हम खोजते हैं लेकिन उसे बार बार खोजना पड़ता है, मीन्स टू बार बार अनुभव करना पड़ता है, या उसे बार बार हमें सृजन करना पड़ता है। ये दो तरह की चीजें हैं। तो जब हम बार बार सृजन करते हैं, अनुभव से जानते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है अनुभविक ज्ञान होता है। जिस ज्ञान को हम बिना अनुभव के, अनुभव से पूर्व ही स्थापित किया हुआ मानते हैं, वो प्राग अनुभविक ज्ञान होता है, प्रागनुभविक ज्ञान होता है। अब हम
दो और दो चार हैं, ठीक है, दो और दो चार हमने अनुभव से जाना, और दो और दो चार हमने अनुभव से पता किया कि दो और दो चार है, लेकिन वो अनुभव से एक ही बार पता किया। उसके बाद वो पहले से की तरह, जैसे कई साल पहले से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, दो और दो चार ही रहेंगे। ये हमने बनाया नहीं, ये हमने क्रिएट नहीं किया, और ना ही हमने इसका अनुभव किया है। ये पहले से है, अनुभव तो हमने इसके होने का किया है, खोजना एक, ठीक है, और इसको हम स्थायी मान के आगे तक चल देते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम दूसरे प्रकार के ज्ञान को लें, जैसे हम कहें कि पानी प्यास बुझाता है, ये हमने अनुभव से जाना है, ये हमने अनुभव से प्राप्त किया है। तो जो ज्ञान हमने अनुभव से प्राप्त किया है वो अनुभवी ज्ञान होता है, और जो ज्ञान अनुभव पूर्व अपने आप में स्थापित होता है वो अनुभवी ज्ञान होता है। थोड़ा और क्लियर होगा, आगे पढ़ते हैं। लेकिन जिन प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता के ज्ञान के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, तो वो अनुभविक प्रतिज्ञप्ति कहलाती है। जैसे अब अनुभविक प्रतिज्ञप्तियों के नहीं, ये उदाहरण है आपकी प्रागणिक प्रतिज्ञप्ति, जैसे लाल वस्तु लाल है। अगर हम कहें कि लाल वस्तु लाल है, तो लाल वस्तु में कुछ हो ना हो, लाल तो वो है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया कि जो प्रागणिक ज्ञान होगा वो पुनर्कथन होगा। जरूर प्रागणिक ज्ञान बहुत, जब ज्ञान की बात होगी यहाँ पे इंडिविजुअल ज्ञान की बात नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम कहें कि मुझे एक ईश्वर का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान पुनर्स्थापित है और मुझे उसका एहसास होता है, तो वो नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। पूर्व में स्थापित, यहाँ पे मैथमेटिक्स, यहाँ पे उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो एक पुनर्कथन होता है। पुनर्कथन मैंने आपको बताया, विधेय उद्देश्य के बारे में वही बात रिपीट करता है जो पहले से उद्देश्य में आई हुई। लाल वस्तु लाल है, लाल वस्तु ही बोल दिया और उसको लाल कहने को तात्पर्य ही नहीं है, लाल कह के हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, पुनर्कथन है। दूसरा वाक्य का कै ख से बड़ा है, ख गै से बड़ा है, अतः कै गै से बड़ा है, कै ख से बड़ा है, ख गै से बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसी में इंक्लूड है। इतना कहते हैं कि कै गै से बड़ा अपने आप होगा। आप, मैंने आपको उस दिन का एग्जाम्पल दे रहा था, रीजनिंग करते हैं, बहुत पेपर सोल्व किए होंगे आपने, बहुत प्रतियोगिता परीक्षाएं दी होंगी, उसमें आप रीजनिंग के प्रश्न सोल्व करते थे, ठीक है, वो आते थे। तो वो कोई आप क्रिएट नहीं करते थे, वस्तुनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठता होती थी उनमें, उनके अंदर ही उनका संपूर्ण ज्ञान होता था। आप केवल उसे निकालते थे बाहर। आपसे पूछ लिया जाता था कि 2 3 5 8 अगला अंक क्या होगा, वो उस 2 3 5 8 की टेबल के अंदर ही वो नियम इंक्लूड है, जिस नियम से वो अगला निकलता है। 2 3 5 8 आगे 4 जोड़ दो 12 होगा, हमने खोजा नहीं है, उसी नियम के अंदर वो है। ये जो है विश्लेषणात्मक प्रकार का ज्ञान, ये प्रागनुभविक प्रकार का ज्ञान होता है। तो प्रागनुभविक प्रकार के ज्ञान में एक और उदाहरण देखिए, या फिर एक और उदाहरण आता था आपके यहाँ की 6 लोगों के नाम बता दिए जाते थे जो एक घेरे में बैठे होते थे, किसी का मुंह किसी तरफ होता था, किसी का मुंह किसी तरफ, किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ा जाता था, किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ा जाता था, और फिर उसका जोड़ने के बाद आपको कहा जाता था कि बताइए ये यहाँ पे क्या है। तो जो भी वो बताया जाता था उसके अंदर, प्रश्न के अंदर, उसी से वो उत्तर निकलता था, उत्तर कहीं सृजित नहीं होता था, कहीं बनाया नहीं जाता था, उसी के अंदर वो इंक्लूड होता था। तो ये एक पुनर्कथन होता है, ये एक टोटोलॉजी होती है, और ये प्रागणविक ज्ञान होता है, इसी को पुनर्कथन कहते हैं, इसी को विश्लेषणात्मक ज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान अपने कंसेप्ट के अंदर ही, अपनी परिभाषा के अंदर ही, अपने वर्णन के अंदर ही पूरी तरह से पहले से समाहित हो, हम केवल उसे खोज के निकालते हैं, हम उसे ढूंढते हैं, बाहर निकालते हैं, अलग से कोई ज्ञान नहीं होता। तो यही ज्ञान प्रागणविक, यही पुनर्कथन होता है, इसी को विश्लेषणात्मक ज्ञान कहते हैं। थोड़ा और देखिए, जैसे अविवाहित कुंवारा होता है, अब अविवाहित में ही कॉन्सेप्ट इंक्लूड है कुंवारा का, कुंवारा उसी को रिपीट कर रहा है, ये सारे के सारे क्या है, ये पुनर्कथन है, ठीक है। तो ये प्रागणविक ज्ञान है। प्रागणविक ज्ञान में अनिवार्यता होती है, जबकि अनुभवाश्रित ज्ञान में ज्ञान चाहे कितनी बार सिद्ध हो चुका है, सदैव अनुभव की मांग करता है, अतः आकस्मिक ज्ञान आपत्तिक होता है, ठीक है। प्रागणविक ज्ञान मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, लॉजिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरम्स हैं, जितने भी हैं, वो अपने आप में पहले से स्वतः सिद्ध अनुभविक है वो। लेकिन अनुभविक ज्ञान आग हाथ जलाती है, पानी प्यास बुझाता है, इसको कोई भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। मान लो जीवन में किसी ने कभी पानी न पिया हो, केवल दूध पिया हो, या केवल जिसने जूस पिया हो, उसे पानी दिया है, उसे प्यास लगे, उसे पानी दिया जाए कि लो पानी पी लो, पानी प्यास बुझाता है, तो उसका अनुभव लेके देखेगा, उसे ऐसे ही नहीं मान लेगा। हर बार अनुभव की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक बार पानी ने आपकी प्यास बुझा दी, जरूरी नहीं है पानी अपनी प्यास, आपकी प्यास दोबारा बुझाए, ठीक है। पानी कोई भी हो सकता है। या फिर आप किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहां का पानी आपको सूट नहीं कर रहा है, आप उस पानी से आपकी प्यास नहीं बुझ रही। कई बार हम कहते हैं
इस पानी से प्यास नहीं बुझती, उस पानी से प्यास नहीं बुझती, समुद्र का पानी पीने लायक ही नहीं होता। पानी में भी विभिन्नता है, हमारे अंदर भी विभिन्नता है। तो जिस ज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता का दोष होता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं मेरी कंडीशंस पे निर्भर कर रहा है उसका सत्य या असत्य होना, तो वो ज्ञान अनुभवाश्रित होता है। लेकिन जिस ज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, वो ज्ञान पूरी तरह से प्रागनुभविक होता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट है कि प्रागनुभविक ज्ञान केवल गणित और तर्कशास्त्र में होता है, अतः यह केवल आकारिक होता है। ये बड़ी बात है, प्रागनुभविक ज्ञान केवल आकारिक होता है। ये एक डिलेमा है, एक दुविधा है मनुष्य नॉलेज, मनुष्य ज्ञान की सीमाओं की। वो प्रागनुभविक ज्ञान, जो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, जो प्रागनुभविक रूप से मिल रहा है, वो ज्ञान अमूर्त प्रकार का ही निकलता है। अमूर्त प्रकार का मतलब जिसके लिए कोई ठोस कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो केवल आकारिक है, वैचारिक है केवल मात्र। तो गणित के जो प्रत्यय होते हैं वो कभी भी ठोस आकार में उपलब्ध नहीं होते, लॉजिक के जो प्रत्यय होते हैं वो कभी भी ठोस आकार में उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, तो जो ठोस आकार में मनुष्य के एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए उपलब्ध है, वो प्रागनुभविक नहीं होता, क्योंकि वो टोटल और टोटल अनुभव पे निर्भर कर गया, एक्सपेरिमेंट पे निर्भर कर गया। और जो प्रागनुभविक सिद्ध होता है वो ठोस नहीं होता। ये बहुत बड़ी दुविधा है मनुष्य की, मनुष्य ज्ञान की सीमाओं की। डेविड ह्यूम ने इस कंसेप्ट को अलग अलग किया था। ठीक है, तो जो आकारिक ज्ञान है, गणित का, तर्कशास्त्र का ज्ञान, वो विश्लेषणात्मक भी है, उसमें निश्चितता भी है, उसमें अनिवार्यता भी है, उसमें क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता भी है, वो प्रागनुभविक भी है, लेकिन वो आकारिक मात्र है, ठोस नहीं है। लेकिन जो ठोस ज्ञान है, जैसे सोशल साइंस का ज्ञान है, जैसे नेचुरल साइंस का ज्ञान है, उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसका सत्य निकालते हैं, जो कभी सत्य सिद्ध होता है, कभी असत्य सिद्ध होता है। इस कारण उस ज्ञान में विश्लेषणात्मक का गुण नहीं है, वो ज्ञान संश्लेषणात्मक हो जाता है, आपत्तिक हो जाता है, आकस्मिक हो जाता है, अनुभवाश्रित हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। क्लियर? दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। विज्ञान की प्रतिज्ञप्तियां जो कारण कार्य नियम पर निर्भर है, साथ ही आवश्यक आवश्यक रूप से सत्य है और सार्वभौमिक भी है, परंतु उन्हें प्रागनुभविक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे कार्य कारण से बंधी है, न कि तार्किक आवश्यकता से। दो प्रकार के नियम काम करते हैं यहाँ पे, एक कार्यकारण नियम काम करता है, एक तार्किक नियम काम करता है। जो कार्यकारण नियम काम करता है वो पूर्णतः भौतिक वस्तुओं के ऊपर लागू होता है, नेचुरल साइंस में लागू होता है, हमारे जीवन में लागू होता है। ठीक है, तो नेचुरल साइंस में जो नियम लागू हो रहा है, कारण कार्य का नियम, वो कारण कार्य का नियम आवश्यक रूप से सिद्ध नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता। इस कारण जो डेविड ह्यूम ने पहले ही उस पे बता दिया था, कारण अपने कारणता की थ्योरी के अंदर, कारण कार्य एक आवश्यकता मात्र है, एक मनोवैज्ञानिकता मात्र है, कारण कार्य नियम कोई अनिवार्य नियम नहीं है। तो कारण कार्य नियम जो नेचुरल साइंस मानता है, हम लोग मानते हैं, वो नियम हमारे समाज में है जरूर, लेकिन वो प्रागनुभविक नियम, किसी प्रागणविक ज्ञान को प्रदान नहीं करता, तो अनुभविक ज्ञान को प्रदान करता। दूसरा है तार्किक कारण। जो तार्किकता है, तार्किकता अनिवार्यता प्रदान करती है, प्रागनुभविक रूप से सिद्ध होता है, उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान, तार्किक जो ज्ञान होता है वो प्रागनुभविक रूप से सिद्ध होता है, अनिवार्यता प्रदान करता है। उस ज्ञान का तार्किक कारण है, जिस कारण की वजह से गणित और तर्कशास्त्र में प्रागनुभविक ज्ञान है, और तो उसका कारण कार्य उसका कारण है, जिस वजह से हमें सोशल साइंस का, नेचुरल साइंस का ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तार्किक आवश्यकता और कार्यकारण की आवश्यकता दोनों अलग अलग आवश्यकता है। तार्किक आवश्यकता की पूर्ति किसी ज्ञान को प्रागनुभविक सिद्ध करती है, और जो कारण कार्य की आवश्यकता की पूर्ति किसी ज्ञान को अनुभविक सिद्ध करती है। विश्लेषणात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो वस्तुनिष्ठ होता है तथा अपने सत्य होने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता। पहले बता चुका हूं, विश्लेषणात्मक ज्ञान निरपेक्ष होता है, इसलिए ए प्रायरी कहलाता है। विश्लेषणात्मक ज्ञान में ए प्रायरी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सरल शब्दों में बार बार जिस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है वह अनुभविक है, और जिस ज्ञान को केवल एक बार प्राप्त करने से वह अनिवार्य हो जाता है वह प्रागुणभविक ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पर विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियां वो होती है जिनका निषेध आत्मव्याघातक होता है, और संश्लेष तथा संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियां विरोध संभव है। दो तरीके हैं कि आप पता लगा सकें कि कौन सी प्रतिज्ञप्ति विश्लेषणात्मक है, कौन कौन सी प्रतिज्ञप्ति संश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति का जैसे ही आप निषेध करोगे, निषेध करते ही वो आत्मव्याघातक हो जाएगी, स्वयं को समाप्त कर देगी, स्वयं का अस्तित्व मिटा देगी। ठीक है, जैसे लाल वस्तु लाल है, ठीक है, इसका आप निषेध करोगे, लाल वस्तु लाल नहीं है, जैसे ही निषेध किया अस्तित्व खत्म हो गया, आत्मव्याघातक हो गया। तो ये विश्लेषणात्मक ज्ञान है। जैसे आप कहो कि अविवाहित कुंवारा नहीं होता है, आत्मव्याघातक हो गया।
अपना ही, अपने आप का ही पतन कर दिया है इसने। ठीक है, जैसे 2 और 2 4 नहीं होता है, आत्मव्याघातक हो गया। तो ये जो ज्ञान होते हैं, ये ऐसे ज्ञान होते हैं जिनका निषेध करने पर, वो बहुत से उदाहरण है, जैसे उनका निषेध करने पर हम कहें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 नहीं होता, आत्मव्याघातक हो गया। तो ये ज्ञान जो होते हैं, ये सारे के सारे ज्ञान अपने आप में अनुभविक होते हैं, क्योंकि इनका जब निषेध करते हैं, इनके दो तरीके होते हैं पता करने के। एक तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो कि जो लिंग्विस्टिक फिलोसफी आई है उन्होंने बताया है। ठीक है, अपने आप का निषेध करने पे वो आत्मव्याघातक हो जाता है। दूसरा तरीका, और जो अनुभविक ज्ञान होता है उसका निषेध करने पर आत्मव्याघातक नहीं होता। पानी प्यास बुझाता है, ये अनुभविक ज्ञान है, पानी प्यास नहीं बुझाता है। तो इसमें कोई ये कट नहीं गया है, इसने खुद को नहीं खत्म कर लिया कि पानी प्यास नहीं बुझाता है कहने से। हमें पता है पानी प्यास बुझाता है, किसी की नहीं भी बुझाता होगा भाई, दोनों चीजें सिद्ध हो जाती है, संभाव्य है, आपत्तिक है, आकस्मिक है। तो इसने अपने आप का आत्मव्याघात नहीं किया। ठीक है, हम कहें कि अनुभवी ज्ञान कोई भी ले लो, जैसे कि सत्य बोलने से लाभ होता है, सत्य बोलने से लाभ नहीं होता है, नहीं भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या हम कहें कि जैसे पिता पिता बहुत दयालु होता है, पिता दयालु नहीं होता है, कोई आत्मव्याघातक नहीं है। अनुभव से जितना भी ज्ञान मिलता है वो सबका सब आत्मव्याघात, वो सबका सब निषेध किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियों का अंतर पता करने के, जो कि इमैनुअल कांट ने बताया था, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियों को दूसरा अंतर अंदर उद्देश्य और विधेय संबंध से समझा जा सकता है। उसने बताया था कि जो विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति होती है वो एक पुनर्कथन होती है, और क्योंकि वो पुनर्कथन होती है इसलिए वो अपने विधेय को अपने उद्देश्य के अंदर, अपने पूरे के प्रेडिकेट को अपने सब्जेक्ट के अंदर पहले से इंक्लूड रखती थी। वो पहले से उसमें इनहेरेंट होता था, वो कोई नई बात नहीं कहता था, कहीं बाहर से नहीं आता था, वो उसी के अंदर से निकलता। ठीक है, जैसे विश्लेषणात्मक जब विधेय अपने उद्देश्य के भीतर पूर्णतः समाहित हो, निश्चितता, अनिवार्यता और सार्वभौमिकता, ये तीन विशेषताएं विश्लेषणात्मक ज्ञान के अंदर होती है। तो जैसे अविवाहित कुंवारा होता है, ठीक है, जब अविवाहित सब्जेक्ट हो गया, कुंवारा होना यहाँ पे उसका विधेय हो गया, यानी उद्देश्य प्रेडिकेट हो गया। उद्देश्य और विधेय का संबंध देखिए, अविवाहित उद्देश्य है, कुंवारा होना एक विधेय है। तो कुंवारा होना उद्देश्य विवाहित क्या है, अविवाहित के अंदर पहले से इंक्लूड है, वो पहले से अपने आप में बना हुआ है, वो केवल दोबारा रिपीट किया गया, पुनर्कथन किया गया है, वो कोई नई बात नहीं लाई या कहीं बाहर से, उसी के अंदर से निकल रहा है। तो ये विश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। एक और दो चार होते हैं, 2+2 के कंसेप्ट में ही 4 इंक्लूड है, 4 न भी हो लिखा जाए, न भी बताया जाए तो भी वो 4 ही होगा, कहीं से भी 3 या 5 नहीं होगा। तो 4 केवल उसको रिपीट कर रहा है, तो एक पुनर्कथन है। ऑल बॉडीज हैव शेप, जितने भी पिंड है सबके सब, सबका आकार होता है। पिंड होने का मतलब ही है आकार होना, कोई वस्तु होने का मतलब ही है आकार होना। पत्थर का ढेला भी आकार लिए हुए है, तो उसके अंदर ही ये चीज पहले से इंक्लूड है, कोई नई बात नहीं कही गई है। एक और, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज कहते ही ये स्पष्ट है, त्रिभुज देखते ही त्रिभुज की परिभाषा में ही ये चीज इंक्लूड है कि उसका तीनों कोणों का योग 180 होगा। अगर उनसे नहीं भी कहेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, उसी को रिपीट किया जा रहा है। ये पुनर्कथन होते हैं। जब विधेय अपने ही उद्देश्य को रिपीट करे तो उसे पुनर्कथन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा ज्ञान पुनर्कथन है, टोटोलॉजी है। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्रोजेक्ट उद्देश्य विधेय। अब आगे देखिए संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति। जब विधेय अपने उद्देश्य के भीतर पूर्णतः समाहित ना हो, अपितु अंशतः समाहित हो, उसे संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। ये संश्लेषणात्मक प्रकार का होता है, ये आकस्मिक होता है, ठीक है, ये आपत्तिक होता है, और ये विशिष्ट होता है। ठीक है, सार्वभौमिक नहीं होता, विशिष्ट होता है, आकस्मिक होता है, कभी सत्य कभी असत्य हो जाता है, और ये आपत्तिक होता है। ठीक है, कंडीशंस के अनुसार सत्य होता है। ठीक है, संश्लेषणात्मक होता है। देखिए जरा, विवाहित पिता होता है, ये संश्लेषणात्मक ज्ञान है। अब विवाहित के कॉन्सेप्ट के अंदर पिता का होना आवश्यक रूप से इंक्लूड नहीं है। विवाहित पिता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पिता होना एक नई चीज है या एक पुरानी चीज है, आपत्तिक है, कंडीशंस के अनुसार है। कोई विवाहित पिता होता भी है, कोई विवाहित पिता हो नहीं भी होता है।
विवाहित के कॉन्सेप्ट के अंदर पिता होना इंक्लूड नहीं है, इसलिए नए प्रकार का ज्ञान है जो विधेय में कहा जा रहा है। तो ये संश्लेषणात्मक प्रतिकृति है। 2 बूंद प्लस 2 बूंद 4 बूंद होती है, संश्लेषणात्मक प्रकार का ज्ञान है। वो 2 बूंद और 2 बूंद को मिलाने से 4 बूंद नहीं बन जाती। तो गणित में है कि 2 और 2 4 होता है, कोडिंग है, कोड है, 2 और 2 4 डिजिट्स हैं, वहां पे कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। उस उदाहरण को जब अप्लाई करेंगे, जब उस डिजिट्स को, उस कोड को, उस फॉर्मूला को जब अप्लाई करेंगे हम हमारे संश्लेषणात्मक ज्ञान में, 2 बूंद के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 4 बूंद नहीं होती है। 2 बूंद को मिलाओगे वो पता नहीं कितनी बूंद होगी, एक ही बूंद बन जाएगी। संश्लेषण में सिद्ध नहीं हुआ। एक और देखिए, ऑल बॉडीज आर हैवी, सभी पिंड भारी होते हैं, पिंड भारी होता है। अब पिंड कैसे, आकार होना तो स्पष्ट है, विश्लेषणात्मक है, लेकिन भारी होना आवश्यक रूप से नहीं है सभी पिंड भारी होती है, क्योंकि भार का कंसेप्ट हमारे ऊपर निर्भर करता है, कंडीशनली निर्भर करता है, आपत्तिक रूप से निर्भर करता है। भारी हो भी सकता है मेरे लिए और भारी नहीं भी हो सकता है, आकार जरूर होगा। चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज जो होती है ये आवश्यक रूप से चारों भुजाएं समान नहीं है। चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? हम एक वर्ग को भी चतुर्भुज कह सकते हैं, हम एक आयत को भी चतुर्भुज कह सकते हैं। उसे तिरछा कर दिया जाए आयत को या वर्ग को, वो भी चतुर्भुज हो सकती है, उसकी चारों भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, ये इस प्रकार का ज्ञान है जो कभी सत्य है कभी असत्य है। मैथमेटिक्स से ही, ये ज्योमेट्री से ही मैंने ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल उठाए हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं आवश्यक रूप से समान नहीं होती, चतुर्भुज के कंसेप्ट के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। लेकिन सर अगर चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, ये विश्लेषणात्मक होगा। चतुर्भुज की चार, हाँ ये बिल्कुल सही, करेक्ट हाँ ये एग्जाम्पल। 4 भुजाएं, क्योंकि कंसेप्ट के अंदर ही 4 भुजाएं होना इंक्लूड है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही एकदम परिभाषा है ये चतुर्भुज की। चार चार सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति परिभाषा है चतुर्भुज की, तो इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति ये त्रिभुज की परिभाषा है। इस परिभाषा के अंदर ही कंसेप्ट इंक्लूड है, तो ये कोई नई बात नहीं है, वो विश्लेषणात्मक हो गई। लेकिन चतुर्भुज की 4 भुजाएं समान होती है, ये संश्लेषणात्मक, ठीक है। तो ये है आपकी विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, प्रागनुभविक और अनुभवाश्रित प्रतिज्ञप्तियां, आकस्मिक और आपत्तिक ज्ञान, अनिवार्य और आपत्तिक ज्ञान। विश्लेषणात्मक और प्रागनुभविक जो ज्ञान होता है एक ही ज्ञान होता है, वो पूरी तरह से अनिवार्य ज्ञान होता है, सार्वभौमिक ज्ञान होता है, निश्चित ज्ञान होता है। दूसरी तरफ संश्लेषणात्मक ज्ञान जो होता है वो अनुभवाश्रित होता है तथा वो आपत्तिक होता है या वो आकस्मिक होता है। इसलिए हमारे ज्ञान की जो लिमिटेशंस हैं, हमारे ज्ञान की जो सीमाएं हैं, वो अनुभव आश्रित ज्ञान तक ही हैं। प्रागनुभविक ज्ञान को पूर्ण जान लेने की हमारी पहुंच नहीं है, हम केवल उसका उपयोग करते हैं, हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमारे जब प्रागनुभविक ज्ञान की बात आती है तो प्रागनुभविक ज्ञान में हमारी लिमिटेशंस मैथमेटिक्स और तर्कशास्त्र तक ही है। मैथमेटिक्स और तर्कशास्त्र के बाद का ज्ञान है, उसका ज्ञान हम नहीं ले सकते हैं, वहां हमारी सीमाएं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो देकार्ते जैसे दार्शनिक थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जिस तरह से मैथमेटिक्स और तर्कशास्त्र में आकारिक ज्ञान है और उसमें निश्चितता है, अनिवार्यता है, इसी प्रकार जो आकारिक ज्ञान होगा, जो सही रूप से सिद्ध होगा, उसमें भी निश्चितता अनिवार्यता होगी। उसने इस आधार पर ईश्वर के कंसेप्ट को अनिवार्य और आकस्मिक, अनिवार्य सिद्ध करने का प्रयास किया, सार्वभौमिक सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि वो भी अमूर्त प्रकार का ज्ञान है, वो भी आकारिक ज्ञान है, वो कोई ठोस वस्तु नहीं है जैसे हमें जगत में मिल जाती है, ऐसा ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है। तो ईश्वर का कंसेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स की तरह आकारिक है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान अनिवार्य है और सार्वभौमिक है, पूर्व कारण के रूप में स्थापित है। तो वहां पर ये दोष आ जाता है कि हमारी वहां तक लिमिटेशंस है, हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमारे ज्ञान की सीमाएं अनिवार्य और विश्लेषणात्मक ज्ञान, प्रागनुभविक ज्ञान में केवल मैथमेटिक्स तक और लॉजिक तक सीमित है। उसके पार अगर हम जाने का प्रयास करते हैं तो हमारी बुद्धि हमें नहीं पहुंचा पाती है। ये इमैनुअल कांट ने सिद्ध किया बाद में। वहां तक हमारी पहुंच रही है तो हमारी लिमिट बन गई है। अब वो ईश्वर का जो ज्ञान है, चाहे वो है या नहीं है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो हमारी वहां पे लिमिटेशंस की चाहिए। ये लिमिटेशंस का कंसेप्ट जो होता है इमैनुअल कांट ने दिया। लिमिटेशंस में उसने क्या कंसेप्ट दिया? उसने प्रागनुभविक ज्ञान तक पहुंच में उसने उसे कहा न्यूमेना, एक उसने कहा फेनोमेना, एक कहा न्यूमेना। फेनोमेना उसने हमारी पहुंच आपकी आवाज आनी नहीं, बंद और हो गई। प्रागनुभविक, हेलो, ईश्वर को, आत्मा को, जो जगत हमारे सामने मौजूद है,
वास्तविक जगत है, ठीक है, रियलिटी जो है, वो उसने माना कि हमें कभी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारी इंद्रियों से केवल मात्र उनके गुण प्राप्त होते हैं, डेटा प्राप्त होता है, हम उस डेटा को जानते हैं, और हमारा मन और हमारा मन और स्पेस टाइम वगैरह है, हमारी कैटेगरीज हैं, हमारी बुद्धि है, उसमें प्रतिक्रिया करके, उसके साथ कोई क्रिया प्रतिक्रिया करके उसका रूप बदल देती है या नहीं बदलती है, हमें नहीं पता। इसलिए हमारी लिमिट्स केवल इंद्रिय तक है। इंद्रियों से जो हमें चीज मिलती है वो हमारे हमारे जो मन है उसके अंदर उसके कंसेप्ट बनते हैं, इंट्यूशंस बनते हैं, उनको ही हम जान सकते हैं। इंद्रियों से बाहर जो जगत है उसको वास्तविक रूप में हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वहां पे हमारी लिमिटेशंस है। हमारी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे हुई? हमारी लिमिटेशंस प्रागैतिक विज्ञान में गणित और तर्कशास्त्र तक हो गई, ठीक है। हमारी लिमिटेशंस जो तत्व मीमांसा के ज्ञान में जो हमारी इंद्रिय हैं उसके, हमारे जो मन के कंसेप्ट है, फेनोमेना जिसे उसने बोला है, प्रपंच उसने बोला है, वहां तक है, वास्तविक जगत तक हमारी पहुंच नहीं है। और तत्व मीमांसा के दूसरे क्षेत्र में ईश्वर तक हमारी पहुंच नहीं है, आत्मा तक हमारी पहुंच नहीं है, उसे हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वहां पे हमारी लिमिटेशंस है। तो ये हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं, चाहे वो ज्ञान मीमांसा दृष्टि से समझो, चाहे वो तत्व मीमांसा दृष्टि से समझो, ठीक है। फिर उसने इन ज्ञान की सीमाओं को लांघने का प्रयास नहीं किया। इन्हीं ज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत नीति शास्त्र, अपना जो उसने मॉरल फिलोसफी दी थी, जो उसने अपना एथिकल फिलोसफी दी थी, उस फिलोसफी में जो उसने प्रैक्टिकल रीजन में दी थी, उसमें उसने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ये हमारे कंसेप्ट मॉरल है, जो हमारा नैतिक मूल्य है, उनसे कहीं ना कहीं ईश्वर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, फ्रीडम ऑफ विल सिद्ध होता है। लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे हमारे ज्ञान के लिए सीमाएं स्पष्ट हैं, ज्ञान मीमांसा दृष्टि से प्रागैतिक ज्ञान तक हमारे ज्ञान की सीमाएं नहीं है, लिमिटेशंस तक है, मैथ और लॉजिक। तो अनुभविक जगत में हमारी कंप्लीट नॉलेज जो है फेनोमेना तक है, वहां तक हमारी सीमाएं फेनोमेना तक है। फेनोमेना से बाहर जो न्योमेना है, यानी कि मेरे प्रपंचात्मक जगत से बाहर जो वास्तविक जगत मौजूद है, ऊपर बाहर मेरे इंद्रियों से बाहर जो जगत मौजूद है, वहां तक मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए प्रागैतिक है, मैं उसे नहीं जान सकता, वो न्योमेना है। ये है आपका आज का टॉपिक। तो प्रश्न कोई चर्चा इसमें करना चाहो तो आप मेरे से कर सकते हैं। ये तो समझ आ गया सर, लेकिन इसमें से क्वेश्चन थोड़ी दोगे आप एग्जाम में? मैं करवा सकता हूँ तो क्यों ना दूं भाई। अच्छा, आपने उसमें ये सब दिया नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, वो बता देना जैसे भी दोगे। दोगे तो भी। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, और इसको पढ़ोगे आप लोग तो उसको और अच्छा लगेगा आप लोगों को। नहीं, अच्छा है ये तो। पढ़ने की बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा किताब में पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, और आपको वास्तव में पहली बार पता लगेगा कि हम बिना बात जिन चीजों के लिए झगड़ रहे हैं, बिना बात जिन चीजों के लिए रोज सर फोड़ रहे हैं, वो चीजें तो हम जैसे कोई भी नहीं जान सकता। जी। वहां तो हमारी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। जब आप इस चीज को पहली बार पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इस चीज को समझोगे। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ ठीक है। आप इस चीज को समझोगे तो आप हैरान रह जाओगे। हम दिन रात जिन चीजों के लिए झगड़ रहे हैं, जिन कंसेप्ट के लिए झगड़ रहे हैं, उन कंसेप्ट में से कुछ पूरा ही नहीं हो रहा। हम ऐसे बिना बात झगड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए झगड़े हैं, ये तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, आत्मा को लेकर, जगत को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, ये जितने भी नैतिक कंसेप्ट को लेकर, सत्य अहिंसा आदि को लेकर, जितने भी ये कंसेप्ट हैं, उनको लेकर हम पूरी मनुष्य जाति झगड़े चली जा रही है हमेशा से। सब कहे जा रहे हैं मेरा श्रेष्ठ, मेरा श्रेष्ठ। लेकिन हम इतने लिमिटेड हैं, इतने सीमित हैं कि हमारी पहुंच ही नहीं है वहां तक। लेकिन दर्शन को हम गहराई से पढ़े तो ये चीज हमें समझ में आती है कि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, फिर हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो अगर पहुंच है तो बहुत ही इंडिविजुअली है, जो केवल भारतीय दर्शन में खोजी गई है और दुनिया में कहीं नहीं खोजी गई। फिर आप योगी बनिए, फिर आप योगी बनिए, पहाड़ों में जाइए, करिए साधना, जी। आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो नितांत नितांत ही निजी होगा, व्यक्तिगत होगा। उस व्यक्तिगत का प्रचार प्रसार करोगे तो फिर आगे फिर भ्रम पैदा होगा। क्या हुआ? यही तो हुआ आज तक। आत्मभूत पहाड़ों में गए, ज्ञान खोज के लाए, फिर वो प्रचार प्रसार करने लगे। उसने आज समस्या खड़ी कर रखी है पूरी दुनिया के लिए। राष्ट्र गए, खोज के लाए,
दुनिया को बांटा, आज फिर उसने फिर समस्या खड़ी कर रखी है। मोहम्मद जाते थे गुफाओं, वो ला के कुछ भी लिखते थे, उसने आज समस्या खड़ी कर रखी है। ठीक, तो जो समस्याएं खड़ी हुई हैं वो इस वजह से खड़ी हुई हैं क्योंकि वो ज्ञान सारा का सारा निजी होता है, व्यक्तिगत होता है, और वो मेरा अनुभव है, मैंने अपने आंतरिक अनुभव से उसे महसूस किया है, अपने अंतर प्रज्ञा में उसे जाना है। उस अंतर प्रज्ञा में जाने हुए ज्ञान को मैं ये समझता हूँ मैं सबको बांट दूं, क्योंकि वो संभाला नहीं जाता, इतना इतना ज्यादा वो मतलब भारी होता है, एकदम से शक्तिपात होता है, वो संभाला नहीं जाता और फिर उसको बांटने चल देते हैं, तो बांटने में समस्या खड़ी हो जाती है, पूरा का पूरा समाज ही कुलसित हो जाता है। तो ये नहीं सोचते आगे इसका दुष्परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। इसलिए मैं उस योगी को, मेरी निजी निजी मत है, मैं उस योगी को, मैं उसको ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं जो अपने आप में ही खो गया, जो बांटने नहीं आया। बिल्कुल सही। सर आवाज क्योंकि नहीं आ आपको रही, जो कट रही है। चलो, ये थी आपका आज की कक्षा। इस बारे में कोई प्रश्न आपके पास मुझे लगता है होंगे नहीं, और ये आपका सिलेबस भी पूरा होता है। आज हमारा जो ज्ञान मीमांसा का टॉपिक है, अब आपका उसका एक टॉपिक रह रहा है जो मैं 2 बजे की क्लास में पूरा करवा दूंगा, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट है। इनकी सबकी स्लाइड्स मैं आज आपको भी थोड़ी देर बाद ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे क्लासरूम में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, अपने एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है? ठीक है सर, अटेंडेंस कर देना सर। ओके सर, नमस्कार। हो गया आप। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते सबको, नमस्ते।